मुझे सऊदी अरब में रहते हुए कई साल बीत चुके थे। मैंने वहाँ की भाषा में भी महारत हासिल कर ली थी। मेहनत मज़दूरी करना मुझे हमेशा से बोझ लगता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद जब व्यावसायिक जीवन में कदम रखा तो होश ठिकाने आ गए। तब समझ आया कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है और रोज़ी-रोटी कमाना कितना कठिन होता है। जब काम धंधे में हाथ डाला तो हर तरफ से धोखे का सामना करना पड़ा। ज़्यादा मेहनत करने पर भी कम मज़दूरी मिलने लगी। कुछ समय बीता तो मैंने अपनी माँ से ज़िद की कि मुझे विदेश जाना है। मेरी माँ मेरी ज़िद से परेशान हो गई और बोली, अगर तुम चले गए तो मैं अकेली कैसे रहूँगी। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि जैसे ही सऊदी में मैं स्थिर हो जाऊँगा उन्हें भी अपने पास बुला लूँगा। उन्होंने दिल से मंजूरी दी या नहीं, लेकिन मेरी ज़िद के आगे हार मान ली। मैंने पैसे इकट्ठा किए और विदेश जाने का इंतज़ाम कर लिया। सऊदी अरब आने के बाद शुरू के कुछ साल मैंने कड़ी मेहनत की। मज़दूरी अच्छी थी इसलिए मैं खुश था। एक दिन मैंने अपने देश से लाया हुआ सामान खोला तो उसमें से एक पुरानी किताब मिली। ये किताब देखकर मैं चौंक गया। ये किताब मेरे पिता की थी। मेरे पिता के पास ये किताब मेरे दादा की आखिरी निशानी थी। दादा की मृत्यु के बाद मेरे पिता ने इसे सहेज कर रखा था। अब जब वह भी इस दुनिया में नहीं रहे तो माँ ने ये किताब मेरे सामान में रख दी थी ताकि अब मैं इसका ख़्याल रखूं। मुझे ये किताब इतने लंबे समय बाद मिली थी। जब मैंने वह किताब खोली तो दंग रह गया। मैंने तुरंत उसे पढ़ना शुरू किया और फिर पढ़ता ही चला गया। वह किताब बहुत काम की थी। उसमें कई बीमारियों के घरेलू इलाज बड़े विस्तार से लिखे थे। ऐसी बीमारियां जिनके बारे में लोग बात करने में भी झिझकते हैं और डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। इस किताब में हर ऐसी बीमारी का इलाज मौजूद था। मेरे दादाजी बहुत मशहूर हकीम थे। उन्होंने अपने सारे नुस्खे इस किताब में विस्तार से लिख रखे थे। अगर मैं इस किताब के बल पर एक हकीमी दवाखाना खोलता तो मुझे अच्छा खासा लाभ हो सकता था। अब मुझे अरबी भाषा पर भी अच्छी पकड़ हो चुकी थी और मैंने थोड़ा पैसा भी बचा लिया था जो मेरी माँ को मेरी शादी के लिए चाहिए था। मैंने कुछ दिनों में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और कुछ ज़रूरी जड़ी बूटियाँ खरीद ली। मैंने कुछ दवाएं बनाई और उन्हें बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में मेरे जान पहचान के लोगों ने दवाइयाँ खरीदी, लेकिन जैसे जैसे लोगों को फ़ायदा होने लगा मेरे पास मरीज़ों की भीड़ लगने लगी। 2 साल के भीतर ही मेरा दवाखाना अच्छी खासी पहचान बना चुका था। दवाखाना खोलने में जितना पैसा लगा था वे 2 साल में ही वापस हो गया। उस दिन शाम ढल रही थी। मैंने जल्दी जल्दी अपनी दुकान का सामान समेटा और दवाइयाँ की पुड़ियाँ संभाल कर रखने लगा। वैसे भी शाम के बाद मेरे पास कोई मरीज़ नहीं आता था। अगर मैं दवाखाना खुला रखता तो दिन रात मेरी ज़रूरत बनी रहती, इसलिए मैंने अपने दवाखाने का एक तय समय रख लिया था। इस व्यवस्था से मेरे दिन और रात बिना किसी थकावट के शांति से गुजर रहे थे। मेरा ये दवाखाना पिछले 2 साल से सऊदी अरब में दिन पे दिन तरक्की कर रहा था। मेरी दवाइयों में हर बीमारी का इलाज मौजूद था। ये दवाइयाँ सस्ती और देसी थी जिनका कोई उल्टा असर नहीं होता था। ईश्वर ने भी मेरे हाथ में ऐसी शिफा रखी थी कि मेरी बनाई दवाई किसी को आराम दे जाती थी। उस समय मैं दवाखाना बंद कर रहा था कि एक अरबी आदमी घबराया हुआ मेरे पास दौड़ता हुआ आया। वह बोला कि मेहरबानी करके आप मेरी बीवी का इलाज कर दो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैंने उससे कहा, भाई मैं तो इस समय दवाखाना बंद कर रहा हूँ, ये मेरे आराम का समय है, तुम सुबह आना। मैंने उसे नरमी से समझाते हुए माफ़ी मांगी। वह व्यक्ति परेशान होकर मेरा हाथ पकड़कर बोला, नहीं मुझे अभी आपकी ज़रूरत है। मैं बहुत दूर से आया हूँ, वापस भी नहीं जा सकता और इंतज़ार भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीवी को लकवे का झटका लगा है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कई दवाइयाँ आजमाई लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसकी परेशानी देखकर मैं रुक गया। वह अरबी व्यक्ति बोला, मैं बहुत गरीब हूँ और अपनी बीवी का इलाज किसी बड़े अस्पताल में नहीं करवा सकता। मैंने उसे ध्यान से देखा। वह एक नौजवान व्यक्ति था जिसकी कद-काठी और सेहत अच्छी थी। उसका पहनावा साधारण था जिससे लग रहा था कि वह ज़्यादा अमीर नहीं है और शायद मुझे दवाइयों के पूरे पैसे भी ना दे सके। पहले तो मेरा मन हुआ कि मुझसे मना कर दूँ, लेकिन फिर इंसानियत के नाते मैंने सिर हिला दिया। मैंने उससे कहा, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसे आश्वासन देकर मैं अपनी दुकान में वापस आया और लकवे के इलाज के लिए ज़रूरी दवा उठाई। फिर
उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में वह उदासी भरे स्वर में अपनी बीवी की हालत के बारे में बताने लगा। वह बोला, मेरी बीवी बहुत चुस्त दुरुस्त और जवान लड़की है। वह सारा दिन बिना थके घर का काम करती रहती थी, लेकिन 2 दिन पहले उसे लकवे का ऐसा झटका लगा कि वह बिस्तर पर पड़ गई है। वह अब न हिल सकती है, न कोई काम कर सकती है। वह अरबी व्यक्ति रोते हुए कहने लगा, मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे सारी ज़िंदगी बैठा कर खिलाता, लेकिन मेरी समस्या ये है कि वह बिल्कुल जवान है। उसके लिए वह बहुत बड़ी मजबूरी थी कि वह बिस्तर पर लाचार पड़ी रहे। वह अपनी हालत पर बहुत रोती थी। हमेशा फुर्ती से काम करने वाली लड़की अब ज़िंदगी भर बिस्तर पर नहीं रह सकती। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, चिंता मत करो, अगर अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास भेजा है तो यकीनन उसने मेरे हाथों में तुम्हारी बीवी के लिए शिफा भी रखी होगी। मेरी तसल्ली पर वह अरबी थोड़ा शांत हो गया। जब तक हम उसके घर पहुँचे रात हो चुकी थी। उसने मुझे घर के अंदर ले जाकर लाइट जलाई और सीधे अपने कमरे में ले आया। सामने बिस्तर पर एक जवान लड़की चादर ओढ़े पड़ी थी। उस अरबी ने मेरे लिए बिस्तर के पास एक कुर्सी रखी और अपनी बीवी की चादर ठीक करने लगा। उसी समय मेरी नज़र उसकी बीवी पर पड़ी और उसे देखकर मैं ठिठक गया। वह बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी त्वचा चमकदार और रंग दूध जैसी सफ़ेद थी। वह वाकई बहुत जवान थी। मैं उसे देखता ही रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उस गरीब अरबी की बीवी इतनी राजकुमारी जैसी खूबसूरत होगी। मैं उसकी किस्मत पर हैरान था कि ईश्वर ने कैसे किसी को ऐसी नियामत दी है। मेरे पास बहुत सी मरीज़ महिलाएं और लड़कियां आती थीं, लेकिन किसी ने भी मेरी इतनी गहरी नज़रों को नहीं खींचा था। अचानक मेरी नीयत ख़राब होने लगी। मेरे मन पर शैतान का असर हावी होने लगा। वह लड़की तो वैसे भी मेरे रहमो करम पर पड़ी थी। मैं उसे देखता ही जा रहा था। जब उस अरबी ने मुझे झकझोरा और मेरी निंद्रा तोड़ी तो मैं चौंक कर होश में आया। उसने कहा, हकीम साहब, मैं कब से आपको बुला रहा हूँ, आप कहाँ खो गए हैं? क्या मेरी बीवी की बीमारी का इलाज मुमकिन है या कोई बड़ी चिंता की बात है? उसकी आवाज़ में घबराहट थी। वह मेरी खामोशी और गुमसुम रहने से परेशान हो गया था। उसे लगा कि मैंने उसकी बीवी की हालत में कोई बड़ी समस्या देख ली है, इसलिए जवाब नहीं दे रहा। मैंने जल्दी से कहा, हाँ, थोड़ी परेशानी की बात है। तुम्हारी बीवी को एक ख़ास जड़ी बूटी की भाप देनी होगी ताकि उसकी लकवे की समस्या ठीक हो सके। साथ ही उसके शरीर की मालिश भी करनी होगी क्योंकि कमज़ोरी बढ़ रही है। भाप देना तो सच में सही इलाज था, लेकिन मेरी नीयत पर हावी हो रही गंदी सोच की वजह से मैंने मालिश का झूठा इलाज भी उससे जोड़ दिया। वह अरबी ये सुनकर खुश हो गया कि उसकी बीवी का इलाज संभव है। उसने कहा, ठीक है, आप इलाज करें और मेरी बीवी को पूरी तरह से ठीक कर दें। मेरी हिदायत पर उसने जल्दी से सामान इकट्ठा किया। वह एक बड़ा बर्तन पानी से भर कर लाया और मेरी हिदायत के अनुसार उसे चूल्हे पर रख दिया। मैंने कहा कि पानी इतना गर्म करो कि उसमें से भाप निकलने लगे। जब पानी गर्म हुआ तो मैंने उसमें एक जड़ी बूटी डाल दी। अरबी भाप तैयार कर रहा था, लेकिन मेरी नज़रें उसकी खूबसूरत बीवी पर जमी हुई थी। वह जागी हुई थी, लेकिन पूरी तरह से चुपचाप लेटी थी। मैं उसे बार बार देखकर बेचैन हो रहा था और मौके की तलाश में था कि किसी तरह वह अरबी वहाँ से हटे ताकि मैं मालिश के बहाने उसकी बीवी को छू सकूं। लेकिन वह अरबी हर समय मेरे साथ साथ ही रहा। मजबूर होकर मैंने उसकी मौजूदगी में ही कमरे को बंद कर दिया और उसकी बीवी को भाप दी। जब उसका शरीर अच्छी तरह भाप से तर हो गया तो मैंने उस अरबी से कहा, बस अब इतनी भाप काफ़ी है, अब तुम ये सामान बाहर ले जाकर रख दो, तब तक मैं तुम्हारी बीवी की मालिश कर लेता हूँ। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, ठीक है। लेकिन फिर जाने क्या हुआ कि उसने सामान वहीं कमरे के कोने में रख दिया और ख़ुद मेरे पास आकर खड़ा हो गया। ये देखकर मैं घबरा गया। वह अपनी खूबसूरत बीवी को मेरे साथ अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। वह बेचैनी से बार बार अपनी जगह बदल रहा था और बार बार अपनी बीवी को देख रहा था, जैसे बिना कुछ कहे उससे बात कर रहा हो। मेरी सवालिया नज़रों के जवाब में उसने गंभीरता से कहा, आपको मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं यहीं मौजूद हूँ। आप मेरी चिंता मत करें और मेरी बीवी का इलाज करें। उसके इस बयान से मुझे लगा कि वह मुझे संकेत दे रहा है। वह उतना भोला नहीं था जितना मैंने समझा था। उसकी वजह से मैं दुविधा में पड़ गया। उसके सामने उसकी बीवी को छूने का ख़याल मुझे नामुमकिन लगा। वह मेरी हर हरकत से समझ जाता कि मेरी नीयत सही नहीं है। मैं बहाने से अपना सामान टटोलने लगा और थोड़ी देर बाद चौंकाने का नाटक करते हुए उससे कहा, मालिश के लिए जो तेल चाहिए वह मेरे पास नहीं है। ये बोला, कैसा तेल चाहिए? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे ज़ैतून का तेल चाहिए। उसी से मालिश की जा सकती है क्योंकि ज़ैतून का तेल बहुत गर्म होता है और लकवे के मरीज़ के लिए गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता
होता है। मैंने उससे कहा मैं अगले दिन जैतून का तेल लेकर आऊँगा और उसे गर्म करके तुम्हारी बीवी की मालिश करूँगा। मेरी ये बात सुनकर वह भी नाराज़गी से बोला, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खुद अपनी बीवी के गर्म तेल से मालिश कर सकूँ। उसने कहा, जैतून का तेल मैं खरीद सकता हूँ और मालिश करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके जवाब पर मैं ठिठक गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि वह उस खूबसूरत लड़की का पति है और मेरी बातों से वह तंग आ सकता है। किसी डॉक्टर से इलाज कराना अलग बात थी, लेकिन एक हकीम का घर आकर इस तरह के अजीब और बेवजह सुझाव देना उसकी छठी इंद्री को जगा चुका था। अगर मैं उसकी बात तुरंत मान लेता तो वह यही समझता कि मेरी नीयत ख़राब थी। इससे मेरी बदनामी हो सकती थी और मेरा कारोबार भी बंद हो जाता। जो महिलाएं और लड़कियां मेरे पास इलाज के लिए आती थी वह भी सतर्क हो जाती। मैंने घबराकर कहा, नहीं, ये कोई आम मालिश नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं खुद तुम्हें ऐसा करने को कह देता, लेकिन लकवे के मरीज़ की मालिश उसके प्रभावित हिस्सों पर एक ख़ास तरीके से की जाती है। वह तरीका केवल मुझे या मेरे जैसे किसी विशेषज्ञ को आता है। तुम इसे वैसे नहीं कर पाओगे। मैंने किसी तरह उसे टाल दिया और उस दिन वहाँ से वापस आ गया, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह भी मेरी नीयत को लेकर शक में था। वह परेशान रहा था और जिस व्यक्ति को पत्नी इतनी खूबसूरत हो वह किसी दूसरा आदमी को इतनी आसानी से उसे छूने नहीं देगा। लेकिन मैंने भी अपनी सारी शराफत और परवरिश भुलाकर ठान लिया कि किसी भी तरह उस अरबी की खूबसूरत पत्नी को एक बार पाना है। उस रात में देर से अपनी जगह पहुंचा और अगले दिन देर से अपनी दुकान पर आया। दुकान के बाहर दवाई लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उन्हें देखकर इस बार खुशी की बजाय मैं चिढ़ गया और अनमने ढंग से दवाई देने लगा। मेरा दिमाग तो बस उस अरबी की बीवी के ख्याल में उलझा हुआ था और जल्दी से उस अरबी के घर पहुंचने की फ़िक्र में लगा था ताकि उसकी बीवी को हासिल कर सकूं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी और वह मुझे आसानी से मिल सकती थी। जल्दी जल्दी मैंने सारे ग्राहकों को दवा देकर निपटाया और अपनी दुकान बंद कर दी। दिन अभी बाकी था। मैंने भाप के लिए ज़रूरी जड़ी बूटियाँ और जैतून का तेल अपने थैले में डाला और उस गरीब अरबी के घर की ओर चल पड़ा। उसका घर काफ़ी दूर था, इसलिए वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। मैंने बेसब्री से दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। शायद वह भी मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे अंदर बुलाया, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वह बेचैन था और बार बार अपनी जगह बदल रहा था। जैसे पिछली बार मैंने फिर से उसकी बीवी को भाप दी। भाप देने से उसके शरीर से पसीना आने लगा। वह बोला, अगर मेरी बीवी सिर्फ भाप से ठीक हो सकती है तो मालिश की ज़रूरत नहीं है। मैंने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन इस तरीके में बहुत समय लगेगा और तुम इतना खर्चा नहीं उठा पाओगे। मैंने जानबूझकर उसे इलाज के खर्च का एहसास दिलाया और वह चुप हो गया। शायद वह सच में खर्च से घबरा गया था। मैंने भाप दी और फिर जैतून के तेल को हल्का गर्म किया। इस बार वह अरबी भाप का सारा सामान लेकर कमरे से बाहर चला गया। ये देखकर मैं खुश हो गया। मैंने जल्दी से उस लड़की को छुआ, लेकिन जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया अचानक उसके शरीर में हलचल हुई। जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। मैं पीछे हटते हुए लड़खड़ा गया और मेरी सर्कस से पास रखे कांच के गिलास के गिरकर टूटने की आवाज़ ने सन्नाटा तोड़ दिया। उस आवाज़ को सुनकर वह अरबी तुरंत भागता हुआ कमरे में आया। मैं हक्का बक्का होकर उस लड़की को देख रहा था, जबकि वह अरबी घबरा कर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ, कोई परेशानी है? वह अपनी बीवी को देख रहा था जो अभी भी बिस्तर पर चुपचाप पड़ी हुई थी, लेकिन मेरी ज़ुबान बंद हो गई थी। जो कुछ मैंने देखा था उसे बताने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। अगर मैं कुछ कहता तो मेरी पोल खुल जाती। मैं घबराकर अपना सामान उठाया और वहाँ से निकल आया। वह भी मुझसे बार बार सवाल करता रहा, लेकिन मैं एक पल भी वहाँ नहीं रुका। मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद उस अरबी की क्या हालत हुई होगी, क्योंकि वह मेरी घबराहट देख कर रोने लगा था। मेरा दिमाग झंझना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसे मरीज़ से सामना हुआ था। मैं जैसे तैसे अपने घर पहुँचा और बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरा दिमाग सोचों में उलझा हुआ था। जो कुछ मैंने उस अरबी के घर में देखा था उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। गरीब अरबी की खूबसूरत बीवी के ख्याल में खोए खोए ही मुझे नींद आ गई। अगली सुबह मैं रोज़ की तरह अपने दवाखाने पर पहुंचा और अपने काम में व्यस्त हो गया। काम की व्यस्तता की वजह से मेरे दिमाग से उस गरीब अरबी का ख्याल निकल चुका था। लेकिन जब दोपहर का दूसरा पहर हुआ तो वही अरबी मेरे पास आया। इस बार उसका चेहरा जोश और खुशी से दमक रहा था और उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने मुझे पुकारा तो मैं जो एक दवा बनाने में व्यस्त था चौंक कर उसे देखने लगा। उसने अचानक सामने पाकर मैं पल भर के लिए घबरा गया, लेकिन मैं बोलने लगा, हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आप सच में बहुत बड़े इलाजगर हैं। लोग आपके बारे में जो कहते हैं वह बिल्कुल सच है। आपके हाथों में बड़ी-बड़ी बीमारियों की शिफा है। मैं उसकी इतनी तारीफ़ और खुशी का मतलब नहीं समझ पा रहा था। वह जो अपनी बीवी के दुःख में रोता रहता था, आज इतना खुश कैसे था? लेकिन उसके अगले वाक्य ने मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा, मेरी बीवी ठीक हो गई। उसने बताया, आपकी दी 2 बार के भाप और मालिश का इतना असर हुआ कि मेरी बीवी आज सुबह उठी तो पूरी तरह ठीक थी। वह कहने लगा, मुझे अपनी बीवी के ठीक हो जाने की इतनी खुशी हुई कि मैं तुरंत आपका शुक्रिया अदा करने चला आया। वह बार-बार मुझे धन्यवाद कह रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी लकवे की मरीज़ बीवी मेरे इलाज से ठीक हो गई है। बाहरी तौर पर तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन असलियत कुछ और थी। मेरा मन हुआ कि मुझे उसकी बीवी की सच्चाई बता दूँ, लेकिन मैं चुप ही रहा। एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने बस चुपचाप उसका शुक्रिया स्वीकार कर लिया। फिर उसके मुझे मेरी फ़ीस दी, जो मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी। इतनी बड़ी रकम देखकर मैं हैरान रह गया। तब वह भी थोड़ा शर्माते हुए बोला, मैंने ये पैसे अपनी बीवी के लिए सोने का कंगन खरीदने के लिए जमा किए थे। यह उसके लिए एक तोहफ़ा होता, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस तोहफ़े से ज़्यादा ज़रूरी आपकी फ़ीस है। आपकी मेहरबानी से मेरी बीवी चमत्कारी रूप से ठीक हो गई है। सोने का कंगन तो मैं फिर भी कभी पैसे जमा करके ख़रीद लूँगा। उसकी नेक नीयत और अपनी बीवी के प्रति उसकी सच्ची मोहब्बत देखकर मुझे उस पर रश्क हुआ, लेकिन उसकी बीवी के बारे में सोच-सोच कर मेरा मन कड़वाहट से भर रहा था। वह राज जो मैं उसकी बीवी के बारे में जान चुका था, मुझे भीतर से बेचैन कर रहा था। अगर मैं उस अरबी को सच्चाई बता देता तो उसकी खुशी एकदम ख़त्म हो जाती। मुझे लगने लगा कि वह अरबी अपनी बीवी के धोखे का शिकार हो रहा है। उसे सच्चाई का पता चलना चाहिए। फ़ीस की रकम रखकर मैंने अचानक उससे कहा कि मैं उसकी बीवी से एक बार और मिलना चाहता हूँ। अगर वह अनुमति दे दे तो आखिरी बार उसका मुआयना करना ज़रूरी है। ये कहते हुए मैं थोड़ा झिझक गया था, क्योंकि मुझे पता था कि वह भी मेरी वजह से पहले ही शक कर चुका था। लेकिन इस बार मेरी नीयत साफ़ थी और मेरा मकसद सिर्फ़ उसकी बीवी से बात करना था, ताकि उस चालाक लड़की का असली चेहरा उसके पति को दिखा सकूँ। मेरी झिझक पर अनुमति मांगने पर वह भी गंभीर हो गया और कहने लगा, मुझे माफ़ करना, मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है कि मैं अक्सर उसके लिए डरा रहता हूँ। जब कोई उसकी तरफ ध्यान देता है तो मुझे वहम सताने लगते हैं। ये मुझसे माफ़ी मांगते हुए बोला, आप तो नेक नीयत के इलाज कर रहे थे, लेकिन मैंने आप पर शक किया। इसके लिए मुझे शर्मिंदगी है। आप चाहें हमारे घर आ सकते हैं। उसकी माफ़ी स्वीकार करते हुए मैंने उसे दिलासा दिया। जब वह वापस चला गया तो मैं सोच में पड़ गया। मेरे मन में बार बार वह पल आ रहा था जब मैंने उसकी बीवी को छुआ था। मैं इन्हीं विचारों में डूबा रहा और जल्दी ही उसके घर जाने का फ़ैसला किया। हालांकि व्यस्तता के कारण मेरे 2-3 दिन दवाखाने पर ही बीत गए और मैं उस अरबी के घर नहीं जा सका। लेकिन कुछ दिनों बाद, जुमे की नमाज के बाद, जब मेरे दवाखाने पर मरीज़ लगभग ना के बराबर थे, तो मैंने जल्दी से उन्हें उनकी ज़रूरी दवाइयाँ दी और दवाखाना बंद करके उस अरबी के घर की तरफ निकल पड़ा। वहाँ पहुँचने पर दरवाज़ा उसी अरबी ने खोला। उसने मुझे देखकर गर्मजोशी से स्वागत किया और अंदर ले गया। उसकी बीवी रसोई में बेहद खूबसूरत कपड़े पहने चाय बना रही थी। बिस्तर पर बीमार पड़ी उस लड़की का सौंदर्य अब सजधज और सुंदर कपड़ों में और भी निखरा हुआ लग रहा था। मुझे देखकर वे बुरी तरह घबरा गई, जबकि मेरे होठों पर अनायास ही एक तंज भरी मुस्कान फैल गई। अपने पति के बुलाने पर मैं मजबूरी में मेरे सामने आई और नज़रें चुराते हुए हल्का फुल्का अभिवादन किया, फिर जल्दी से वापस रसोई में चली गई। वह अरबी मेरी खातिरदारी में लगा हुआ था, जबकि मैं उसकी बीवी से बात करने का सही मौका ढूंढ रहा था। वो तो मेरा इरादा यही था कि उस लड़की की सच्चाई उसके पति के सामने खोलूं, मगर मैं एक बार पहले उससे सच्चाई जानना चाहता था। जल्दी ही मुझे मौका मिल गया। उस अरबी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक मुझे रात के खाने के लिए रुकने का आग्रह किया, तो मैं रुक गया। वह खाने की तैयारियों के लिए बाजार से सामान लेने चला गया। उसका मुझ पर भरोसा इतना बढ़ गया था कि वह मुझे अपनी बीवी के साथ अकेला छोड़कर चला गया। ये बात मुझे अंदर ही अंदर शर्मिंदा कर रही थी कि मैंने इतने अच्छे इंसान की बीवी पर बुरी नज़र डाली थी। उसके जाने के बाद मैंने किचन में छुपी उसकी बीवी को बुलाकर कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा राज तुम्हारे पति के सामने खोल दूं, तो मेरे सामने आकर सच बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह लड़की घबरा गई और जल्दी से किचन से निकलकर मेरे सामने आ गई। शर्म से उसका सिर झुका हुआ था। मैं उसे देख रहा था। उसका सौंदर्य वाकई ऐसा था कि किसी का भी ईमान डगमगा सकता था। लेकिन इस बार मेरी नीयत ख़राब नहीं थी, शायद इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि वह जितनी मासूम दिख रही थी उतनी थी नहीं। उसकी चुप्पी तोड़ते हुए मैंने हल्के स्वर में कहा, उस दिन मैंने तुम्हारा सच जान लिया था। जब मैंने तुम्हें छुआ तो तुमने झटक से मेरा हाथ हटाकर मुझे घूरा था।
तुम पूरी तरह ठीक थी और मेरी हरकत पर तुम्हारा सच अपने आप खुल गया था कि तुम्हें लकवा नहीं हुआ है। उसकी इस हरकत ने मुझे झंझोड़ दिया था। मुझे याद आया कि कैसे उसका गरीब पति मेरे पास आया था, रो रो कर मुझसे उसके इलाज के लिए चलने की विनती कर रहा था। वह अपनी बीवी के लिए जगह जगह भटक रहा था, लोगों से मिन्नतें कर रहा था कि उसकी बीवी का इलाज हो सके, जबकि वह लड़की सिर्फ नाटक कर रही थी। मेरे शर्म दिलाने पर वह और भी ज़्यादा सिर झुकाकर चुप हो गई। मैंने उसे बताया, तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए पैसे बचाए थे और वह जल्द ही तुम्हें सोने का कंगन खरीद कर देने वाला था, लेकिन उसे वह रकम मेरे इलाज की फ़ीस के रूप में देनी पड़ी। मेरी इस बात पर उसने आश्चर्य से सिर उठाकर मुझे देखा और फिर आंसू बहाते हुए सिर झुका लिया। उसके रोने पर मैंने नरमी से पूछा, तुमने ये झूठा नाटक क्यों किया? तुम्हारा पति तुम्हारी वजह से इतना परेशान था कि रोता हुआ तब उसने कहा, एक दिन मैं सोकर उठी तो अचानक मेरी कमर में दर्द हुआ और मेरे लिए हिलना डुलना मुश्किल हो गया। मैंने ज़ोर से चिल्लाया और रोने लगी कि मैं हिल डुल नहीं पा रही। मेरे पति ने यह सुना तो वे बुरी तरह घबरा गए और मुझे सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगा। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थीं। वह बोली, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके व्यवहार में हमेशा एक तरह का रौब और गंभीरता रहती थी। लेकिन उस दिन मेरी चिंता में उसका नया रूप देखकर मैं हैरान भी हुई और अच्छा भी लगा। जब उसने मुझे सहारा देकर उठाया तो मैंने दाएं बाएं करवट लेकर कमर का बल ठीक कर लिया। मैं सही हो गई थी, लेकिन मुझे एक शरारत सूझी। मैंने सोचा कि पति को थोड़ा परेशान करूं। उसने आगे कहा। मैं बिस्तर पर गिरकर नाटक करने लगी कि मेरा शरीर बेकार हो गया है। मेरे पति ने यह सुना तो वे घबरा गए और तुरंत घर से बाहर चले गए। उसने अचानक घर से बाहर जाने पर मुझे हैरानी हुई। मैंने सोचा कि जब वह वापस आएंगे तो मैं उन्हें सच बता दूंगी कि ये मेरी शरारत थी, लेकिन जब वे लौटे तो उन्होंने बताया कि वे एक डॉक्टर से बात करके आए हैं जो मुझे देखने आने वाले हैं। ये सुनकर मैं सच नहीं बता पाई। मुझे डर था कि अगर डॉक्टर आकर मुझे सही सलामत देख लेता तो मेरा पति मुझे झूठा मान लेता। डॉक्टर आया, उसने सरसरी तौर पर जांच की और दवा लेकर चला गया। इस तरह उसके पति की गंभीरता और चिंता देखकर उसका नाटक लंबा खींचता गया। वे सच बताने से डरने लगी, कहीं उसका पति गुस्सा न हो जाए। वे बोली, मेरी मजाकबाजी मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन गई, लेकिन जब तुमने मुझ पर गलत नियत रखी और मुझे छुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुम्हारा हाथ झटके से हटा दिया। तुम्हें मुझे इस हालत में देखकर हैरानी हुई और तुम डर के हमारे वहाँ से भाग गए कि कहीं मैं अपने पति की तुम्हारी नियत के बारे में ना बता दूँ। ये सब बताते हुए वह लड़की रोने लगी। उसने कहा, पति के डर से मैंने अगले दिन उठाकर यही कहा कि मालिश और भाप से मैं ठीक हो गई हूँ। मैं चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, तभी उसका पति अंदर आ गया। उसे देखकर हम दोनों घबरा गए। वह अपना बटुआ घर भूल गया था, इसलिए पैसे लेने वापस आया था। उसने अपनी पत्नी की बात सुन ली थी। वह गंभीरता से अपनी पत्नी के पास गया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं। अगर तुम पहले दिन ही मुझे बता देती कि ये तुम्हारी शरारत थी तो मैं इतना परेशान नहीं होता। दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगकर बात ख़त्म कर दी। मेरी शर्मिंदगी से उससे माफ़ी मांगी और उसकी फ़ीस उसे वापस कर दी। मैंने कहा, इस रकम पर मेरा कोई हक नहीं है। आपकी पत्नी तो पहले से ही ठीक थी। मैंने कोई इलाज नहीं किया, मैं वहाँ से चला आया। इस बार उसने मुझे खाने के लिए भी नहीं रोका। बस जाते जाते उसने एक बात कही जो मुझे शर्म से ज़मीन में गाड़ देने के लिए काफ़ी थी। तुम एक हकीम हो, अपने पेशे के प्रति ईमानदार रहो। लोग भरोसे के साथ तुम्हें अपने घर ले जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी इज्जत पर हाथ डालो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसे ही नई और दिलचस्प कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।